एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और एक बार फिर आज हम चर्चा कर रहे हैं बजट को हम टटोलने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हर इंसान की जिंदगी का और जिसे हमने इस महामारी के दौर में समझा। इस पेंडेमिक के दौर में ये बजट आया है और बात की जा रही है कि 137% का इजाफा हुआ है हेल्थ बजट में। कितनी सच्चाई है इन आंकड़ों में और ये जो बजट का डॉक्यूमेंट है इसमें जो फिगर्स हैं वो क्या बताती हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर ऋतुप्रिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर ऋतुप्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में। तो प्रोफेसर आपसे मैं समझना चाहूंगी, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए हम चाहेंगे कि आप इसको डाइसेक्ट करें, ये जो बजट है जैसे आम लोग समझ पाए कि जो कहा बड़ी बड़ी बातें की गई बजट भाषण में वित्त मंत्री ने की, उनकी सच्चाई कितना इजाफा हुआ है, क्या बता रहे हैं बजट के आंकड़े? इस बार एक खास शब्द यूज किया गया स्वास्थ्य के बजट के हेड के लिए, उसको हेल्थ एंड वेलबींग कहा गया। मतलब स्वास्थ्य और वेलबींग को क्या कहें, खुशहाली, बिल्कुल खुशहाली उसको शब्द दिया गया। और उसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो बजट होता है उसके साथ साथ पानी और स्वच्छता के लिए और पोषण के लिए ये हेड पहले भी होते थे मगर बहुत उसका छोटा हिस्सा होते थे। इस बार उसको बढ़ा के स्वास्थ्य और वेलबींग के नाम पे उसमें इजाफा जो हुआ है वो सेवाओं के जो डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके लिए 9.6 लगभग 10 मान लीजिए 10% इजाफा हुआ है। जो हेल्थ रिसर्च का डिपार्टमेंट है उसके लिए 26% हुआ है और आयुष के लिए 40% हुआ है। मगर स्वास्थ्य रिसर्च और आयुष का बजट 3 या 4 दशमलव तक ही रहता है पूरे हेल्थ बजट। तो चाहे वो 26% और 40 बढ़ाए गए, कुल मिला के अगर इन तीनों को जोड़ दें, क्योंकि यही तीन मेन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री हैं जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं और हेल्थ का रिसर्च करते हैं, और यही दो सबसे उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए, इसमें कुल आता है 11%। जो बाकी 137% का दावा है स्वास्थ्य के लिए वो पानी स्वच्छता के नाम पे है, और पोषण भी जो इस हेड के नीचे पहले आता था स्वास्थ्य के हेड के नीचे वो 27% घट गया है, बढ़ा नहीं। तो कुल क्योंकि पानी और स्वच्छता का बजट 197% बढ़ाया गया है, इसलिए कुल मिला के 137% दिखता है। इसको अगर हम स्वास्थ्य के नाम पे, क्योंकि हम जैसे ही हम सुनते हैं स्वास्थ्य का हमारे दिमाग में स्वास्थ्य सेवाएं आता है, आजकल हम लोगों का मानसिकता बन गई है। मगर स्वास्थ्य में पानी, स्वच्छता, पोषण तो हम सब मानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए। तो इसमें राय नहीं हो सकती कि इनको सबको इकट्ठे एक दूसरे से जुड़ा हुआ मान के ही देखना चाहिए। मगर इकट्ठे ऐसे डाल के और फिर ये दावा करना कि 137% बढ़ा दिया गया है, जबकि इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात कही गई कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमें बढ़ाने की जरूरत है बजट, उसको 2.5 से 3 दशमलव जीडीपी का लाने की जरूरत है। और अपने बजट स्पीच में भी उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य के लिए बढ़ा रहे हैं, तो एक आम समझ ये बनती है कि ये स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बढ़ रहा होगा, और जरूरत तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बढ़ाने की है ही, जो 217 के नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी कहा गया कि 2.5 से 3% जीडीपी की तरफ हमें बढ़ने की जरूरत है। मगर तब सरकार ने कहा अभी ये हमको संभव नहीं लगता। अब ये साल जो हमने गुजारा कोविड वाला, उसके बाद कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य के लिए तो ज्यादा एलोकेशन होगा ही बजट में, क्योंकि और जो फिर इकोनॉमिक सर्वे में एनालिसिस दिखाया गया उससे फिर उम्मीद बनी, जो भाषण में कहा गया उससे फिर उम्मीद बनी,
और मगर जब बजट डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें जिस तरह से आंकड़े आते हैं वो यही दिखाते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 11% बढ़ाया गया है, जबकि पानी और स्वच्छता के लिए 197%। तो जी ये जी 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 कहिए। तरह से आता है। इसमें जैसा मैंने कहा कि पानी और स्वच्छता को मिलना चाहिए ज्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर पहले ही जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान के तहत आ ही रहा था, वो एलोकेशन तो सरकार कर ही रही थी, क्योंकि ये दोनों उसके फ्लैगशिप प्रोग्राम है। बिल्कुल। तो जी उसको इस तरह से पेश करना कि वो स्वास्थ्य के लिए बढ़ रहा है, ये हमारी समझ की कमी हो सकती है, क्योंकि हमारी मानसिकता उसको स्वास्थ्य सेवा मानती है, मगर ये जरूर ये दिखाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा है। तो जिस तरह आप कह दिए सेवाएं अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो और ट्रस्टवर्दी हो, जिस पर वो विश्वास कर सके, तो जब इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई कि जो हमारा जीडीपी का हिस्सा होना चाहिए हेल्थ बजट, वो 2.5 से 3% होना चाहिए। अब ऐसे में जो बजट वास्तव में आया हेल्थ बजट, वो किस तरफ इशारा सरकार के फोकस की तरफ, और क्या हम वाकई जिस उम्मीद के टाइम पर, जैसा कि हमने शुरुआत बजट आया, तो अब ये किस तरफ इशारा कर रहा है कि सरकार की नीतियों की तरफ, किस फोकस की ओर, क्योंकि जनता तो उम्मीद कर रही है कि उसे एक ऐसा हेल्थ सुविधाएं मिले जो कि अफोर्डेबल हो, जिस और जो उसकी देखिए, अभी तक जो पिछले साल कुछ सालों के बजट आ रहे थे, उनमें सब में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट घटता नजर आ रहा था। जो नेशनल हेल्थ मिशन है, NHM बोलते हैं राष्ट्रीय, और 19-20 तक घटा ही है, बल्कि 20-21 में भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा एलोकेशन करने की, उनको ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। और उसने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें की तरफ इंगित किया। उसने ये दिखाया कि एक तो ये जो आपने कहा कि 2.5 से 3 दशमलव तक पहुंचना चाहिए जीडीपी का, मगर उसके अलावा उसने ये भी कहा कि जो ये माना जाता है कि प्राइवेट सेवाओं की गुणवत्ता सरकारी सेवाओं से बेहतर है, ऐसा नहीं है। और ये उसने आंकड़ों के साथ आर्ग्यू किया, इकोनॉमिक सर्वे नहीं। तो इसका मतलब कि सरकार कहीं ना कहीं अब ये समझ रही है कि जो 14 से उसकी पॉलिसी चल रही थी कि प्राइवेट को बढ़ावा ज्यादा दिया जाए और सरकारी को एलोकेशन कम करते जाया जाए, वो कारगर नहीं है। कि सरकारी सेवाओं पे भी ज्यादा ध्यान देना, उनको ज्यादा पुख्ता बनाना आवश्यक है। और ये एक सीख कोविड ने सीधे सीधे सिखाई है हमको। जो पूरा रोकथाम का काम था, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ये सब हम लोगों ने सुना कि कोविड के दौरान किया गया, ये तो केवल सरकारी सेवाएं कर सकती हैं, ये कोई प्राइवेट सेवा नहीं करती है। और सरकारी सेवाओं में भी ये प्राथमिक स्वास्थ्य के स्तर पे होता है, ये बड़े बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज नहीं कर रहे ये काम। ये काम तो जो आशा, ANM, मल्टीपर्पज वर्कर हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अर्बन एरिया के भी, उन्हीं के कार्यकर्ता हैं जो ये काम करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में दिखती है कि प्राइवेट सेक्टर को ही नहीं, क्योंकि आयुष्मान भारत जो है वो प्राइमरीली सरकारी पैसे से, मगर उसको 40% गरीब के लिए प्राइवेट सेवाओं की तरफ ले जाना है। मगर NHM का काम सरकारी सेवाओं को ज्यादा पुख्ता बनाना है। तो इस बार पहली बार हम देखते हैं इस सरकार की तरफ से पब्लिक सेक्टर के लिए भी 1.3 ही बढ़ोतरी करी है उन्होंने। NHM 1.33% की बढ़ोतरी दिख रही है, मगर ये पिछला जो ट्रेंड नीचे की तरफ ग्राफ का चल रहा था पूरा है। तो मेरे को उम्मीद तो ये जगती है कि आगे चल के सरकार सार्वजनिक सेवाओं को भी, सरकारी सेवाओं को भी ज्यादा ध्यान देगी। उसने एक अनाउंसमेंट भी है इस बार के बजट में, और निर्मला सीतारमण जी ने इसको काफी अपनी स्पीच में भी स्थान दिया, जहां नई स्कीम चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना। उसके लिए 64,000 करोड़ भी दिया, जो लगभग 1 साल का बजट होता है स्वास्थ्य का, उसके बराबर है, मगर वो 6 साल के लिए दिया।
64,000 करोड़ इस नए कार्यक्रम के लिए। इस साल के बजट में वो परिलक्षित नहीं है। तो इससे ये समझ बनती है कि शायद इसको सरकार की एक मंशा माने कि अब वो देख रहे हैं कि सरकारी सेवाओं को बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए ये अगले 6 साल के लिए 64,000 वो एलोकेट भी कर रहे हैं, मगर बजट में वो नहीं है। तो इसको आगे चल के कितना करेगा, और ये 64 करोड़ तो वो 2.5 से 3% पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। जी, 64,000 करोड़ वो जी। तो मंशा इस बार जरूर दिख रही है सरकार की कि सरकारी सेवाओं को भी बेहतर बनाया जाए, मगर उसके लिए बजट में एलोकेशन ये उस तरफ बढ़ता अभी बहुत धीरे धीरे दिख रहा है। आपकी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना की जो बात कर रहे हैं, जिसमें 64,180 करोड़ अगले 6 सालों के लिए, उसका मेंशन नहीं है। ये एक मेयर अनाउंसमेंट है, लेकिन ये इस बजट की फिगर्स में नहीं दिखाई देता, जो कि 2021-22 की बात कर रहे हैं। तो इस किस और फिर ये इशारा कर रहा है कि सरकार की कोई ये फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है? वही मैं कह रही हूँ कि ये मंशा तो जरूर दिखाता है सरकार की, और ये समझदारी कि सरकारी सेवाओं पे हमें ज्यादा निवेश करना पड़ेगा और उनको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। पहले ही एनएचएम का यही काम था, तो उसमें भी जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा भी बजट बढ़ा है तो इसकी तरफ हम मान सकते हैं, मगर ये अनाउंसमेंट जो है ये हमको एक मौका तो देता है कि हम सरकार से अगले साल पूछ सकें कि उसका क्या हुआ। आपने 64,000 करोड़ जो प्रॉमिस किया 6 साल में, जिसका मतलब है हर साल 10,000 11,000 करोड़ के करीब। तो 10,000 11,000 करोड़ से हम 2.5 से 3% की तरफ पास नहीं पहुंचेंगे, कहीं भी उसके पास नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए पर्याप्त नहीं है ये, मगर ये मैं इसको इसी तरह से पढ़ रही हूँ कि सरकार ये दिखा रही है कि उसकी मंशा है उस तरफ जाने की। इसमें वो आगे कितना इजाफा करेगी ये एक हमारी उम्मीद जगाता है, मगर हम पिछले अगर बजटों को देखें और जो एक्सपेंडिचर हुए हैं उस हिसाब से सरकार ने कई चीजें जो बजट में डाली भी हैं उन पे भी खर्चा नहीं हुआ है पर्याप्त, वो आधा ही होके और रह जाता है। और तो ये एक आशंका है कि ये अनाउंसमेंट है मंशा का, मगर कितना कार्यान्वित होगा ये आगे जाके समय ही बताएगा। दूसरा ऐसे ही जुड़ी हुई एकदम मुद्दा है कि जैसे इसमें पोषण पे कम किया गया है, स्वास्थ्य और वेलबींग के बजट के नीचे आईसीडीएस को भी कम कर दिया गया है। तो आईसीडीएस तो बच्चों के पोषण का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है, उसका बजट कम हो गया है बढ़ने के बजाय। और इस साल में कोविड वाला साल जिसमें लोगों की आजीविकाओं पे इतना प्रहार हुआ है, हमने देखा है माइग्रेंट वर्कर्स का क्या हाल हुआ है, उसमें किसी भी पोषण के कार्यक्रम में घटा देना बजट, ये तो समझ के बाहर की बात है। अगर आप स्वास्थ्य को केंद्र में रख के अपना बजट बना रहे हैं, हम इस साल की मजबूरियां भी सरकार की मान सकते हैं कि आर्थिक तंगी सरकार की भी बहुत है। उसके बजट स्वास्थ्य में भी पिछले साल उसको ज्यादा खर्च करना पड़ा कोविड पे खर्चा करना। इस बार भी 35,000 उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए जरूर एलोकेट किया है, 35,000 करोड़ कोविड वैक्सीन के लिए। तो वो अगर वो भी हम स्वास्थ्य के उसमें जोड़ें, वो आ तो रहा है स्वास्थ्य, मगर वो स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा पुख्ता करने के लिए नहीं आएगा, वो तो उसका खर्चा वन टाइम है। और 35,000 करोड़ कोविड की अगर सबको देनी है तो उसको 1 साल के लिए, इसी साल के लिए है। तो वो जो ये वैक्सीन कोविड में स्वास्थ्य सेवाएं कहीं गायब हो गई, उनके लिए भी स्वास्थ्य सेवाएं जो लोगों को चाहिए थी वो नहीं मिली कोविड के दौरान। खासकर शुरू के लॉकडाउन के पीरियड में तो बहुत लोगों को समस्या दिखी। तो वो सब समस्याओं को देखते हुए सरकारी सेवाओं को कैसे बेहतर बनाएं, ये उम्मीद सब लोग कर ही रहे थे, और जरूरत भी सबको और ज्यादा जोर से दिखने लगी थी इस साल में। और फिर भी ना मिलना, ये सरकार की मजबूरी माने तो ऐसा ही मान सकते हैं। जी, जिस तरह एक आम आदमी या हमारे गांव देहात में अगर कोई इंसान है तो वो सबसे पहले उसको प्राइमरी हेल्थ केयर सेवाओं की जरूरत होती है, वहां जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाता है। तो इनको मजबूत बनाने की तरफ क्या कहीं आपको लगा
सरकार का ध्यान है या इस बार का जो 2021-22 का बजट है उसमें सरकार कहीं फोकस देखती है कि हमें अपनी जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको अच्छा करना है? देखिए, सरकारी सेवाओं को अच्छा करना मूलतः जैसे मैंने कहा जो इंटेंट दिखाया है, जिसमें एनएचएम में क्योंकि 1.3 तो घटना ने कम कर दिया, इसके लिए उनको हम धन्यवाद दे सकते हैं कि पहले जो घटा रहे थे वो घटाना बंद कर दिया। दूसरा जो है, जो अनाउंसमेंट किया है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का, उसमें एक बड़ा अनाउंसमेंट जो किया गया था कि उसमें से सपोर्ट मिलेगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को। अब हेल्थ वेलनेस सेंटर्स आयुष्मान भारत के तहत बनाए गए थे, जो पहले से सब सेंटर और पीएचसी चल रहे थे, उन्हीं की सेवाएं और बढ़ा के, क्योंकि वो ज्यादातर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ज्यादा काम करते थे। संक्रामक रोग हैं जैसे टीबी, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ऐसी बीमारियों की जांच करना और फिर उसके इलाज के लिए दवाएं मुहैया कराना, ये भी जोड़ा जा रहा था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में। उसमें कार्यकर्ता भी बढ़ाए जा रहे थे। तो उसके लिए ये आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना जो अनाउंस हुई, उसके तहत इसको बजट देने की बात है। उसके अलावा कुछ नई पब्लिक हेल्थ लैब्स खोलना, कुछ अस्पताल जहां क्रिटिकल केयर का मतलब आईसीयू की सुविधा हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो भी हर जिले में बनाई जाएंगी। मगर फिर उसके लिए सवाल ये उठता है कि 64,000 करोड़ पर्याप्त होगा क्या? क्योंकि अगर ये सब करना है तो 64,000 करोड़ नहीं बनेगा। और जैसा मैंने कहा, अगर कहीं वो 2.5 से 3% की तरफ जाना है, या जो अभी अंतरराष्ट्रीय एक स्लोगन है और हमने, हमारी सरकार और हम भी उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश में है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। जी। एक ये दुनिया भर में WHO और बाकी सब संस्थाओं के तहत ये स्लोगन चल रहा है, यूनिवर्सल हेल्थ, जिसका मतलब है हर एक इंसान को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, चाहे वो प्राथमिक स्तर की हो, चाहे द्वितीय स्तर की, चाहे तृतीय स्तर की, मिलनी संभव होनी चाहिए। और उसको ऐसी होनी चाहिए जो उस पे उसकी जो जितनी उसकी कुव्वत है पे करने की, उससे ज्यादा ना हो। मतलब महीने का उसका जो खर्चा है वो 10% से 20% से ज्यादा ना बढ़े, ये सुनिश्चित करना। ये करने के लिए पहले एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप बैठा था, प्लानिंग कमीशन तब होती थी, उसने बनाया था ये हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप, और उन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि 2020 तक अगर हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करना है देश में, तो हमें कम से कम दुगनी से थोड़ी ज्यादा सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्राथमिक करना है। तो हमें ये बजट का तो कोई मतलब ना करें, तो 10% करीब पहुंचेंगे, उतना चाहिए होगा। ऐसा बजट है हेल्थ का, उसको पूरे बजट का प्रोपोर्शन निकाले तो वो घट गया है। तो मार्जिन 7% से 1% हो गया है। तो बजट का पूरा जो बजट है उसका आपने प्रतिशत स्वास्थ्य को बढ़ाने के बजाय घटा दिया है। जी। तो साथ ही इकोनॉमिक सर्वे में जो बात, गुणवत्ता में फर्क नहीं है, ये तो बहुत स्टडीज ने ये बात दिखाई है कि और किसको गुणवत्ता किस नजर से देखते हैं, जितना आप उसमें पैसा तौर पे एनालिसिस करते हैं कि कॉस्ट कितनी और इफेक्टिवनेस कितनी। तो अगर उतने ही कॉस्ट में आपने 100 लोगों का इलाज कर दिया, तो उसको आप गुणवत्ता मानेंगे? उस व्यवस्था को रखा तो आलीशान 5 स्टार होटल की तरह, और उसको हम गुणवत्ता माने, या आपने उसी पैसे गुणवत्ता को अगर देखें कि आउटकम क्या होता है, कितने लोग और किस तरह की बीमारी से वो इलाज पाते हैं, तो दोनों की गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं दिखता। तो एक तो ये कि दुनिया भर में ये माना जा रहा है कि सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तो सरकारी सेवाएं और कम्युनिटी बेस्ड, जो कम्युनिटी में कुछ लोगों के बीच में होती हैं, वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव रहती हैं। दूसरा ये कि इसकी तरफ बढ़ने के लिए फिर एक तो सरकारी सेवाओं को ज्यादा बेहतर बनाना, दूसरा क्योंकि जब तक वो नहीं उस स्तर तक आती कि वो सबको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें, तब तक प्राइवेट जो है उसको तो आपको लोगों को उसका इस्तेमाल करना ही है।
तो उसको बेहतर उसका जो दाम वो लेती हैं और जो उनकी गुणवत्ता है उसका रेगुलेशन होना जरूरी है, क्योंकि वही सेवाएं हैं जहां हम पाते हैं कि गैर जरूरी इलाज, गैर जरूरी टेस्ट, गैर जरूरी सर्जरी, गैर जरूरी आईसीयू में रखना, ये सब वहां के कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो सवाल उठाती हैं कि रेगुलेशन की जरूरत है। इस रेगुलेशन को हम केवल इस अभी तक जो हमारी इंतजाम है रेगुलेशन के लिए, वो एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जिसमें सबको रजिस्टर होना जरूरी है। रजिस्टर होने के बाद आपको क्या क्या करना है उसके लिए कोई हमारे पास इंतजाम ये नहीं है कि हम उसको चेक कर सके। रेगुलेशन का मतलब है कि आप फिर चेक भी करेंगे, अगर गड़बड़ है तो उसको कुछ आप डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं और बेहतर बनाने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ इंतजाम अभी नहीं है। अभी सिर्फ उनको रजिस्टर होना, उन पे डेटा इकट्ठा करना, यही इस बजट में भी जो थोड़ा दिया गया वो डिजिटल हेल्थ के नाम पे है, जिसमें आपके पास डेटा रहेगा, आंकड़े रहेंगे और रजिस्ट्रेशन रहेगा कि कौन कौन है। अब ये पहला कदम तो है कि रेगुलेशन के तरफ आप ये पहला कदम बढ़ाएंगे, मगर ये कोई नई चीज नहीं है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट तो दशक से ऊपर हो गया, मगर वो पर्याप्त इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, कार्यरत उसको नहीं कार्यान्वयन किया गया है उस पे। तो उसको कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, ये बजट से तो नहीं परिदर्शित हो रहा। अब आगे देखते हैं, अगर ये मंशा रहेगी सरकार की तो वो कैसे कैसे इस तरफ बढ़ती है। मगर इसके जो भी लक्षण हैं अभी सरकार के, जिस ढंग से जो कार्यक्रम अनाउंस हो रहे हैं, उस रेगुलेशन का कहीं अभी कोई प्लान नजर नहीं आ रहा, कोई कारगर तरीका हो रेगुलेशन का वो नजर नहीं आ रहा। जी, तो जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है उसको रेगुलेट करने का जो एक कारगर तरीका होना चाहिए वो अभी कहीं नजर नहीं आ रहा। सरकार पर भी काम करना होगा पॉलिसी लेवल पर। साथ ही मैं आपसे जो हम बात कर रहे थे कि एक वन टाइम एलोकेशन है कोविड के लिए, कोविड-19 वैक्सीन के लिए फाइनेंस कमीशन की तरफ से 13,000 और ये जो 35,000 करोड़ रुपए का ये एलोकेशन वन टाइम, ये कोई स्ट्रेंथन ओवरऑल सिस्टम को, हेल्थ केयर सिस्टम को। तो वैक्सीनेशन बहुत बड़ी चुनौती है देश में। हम हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे हम अंतिम छोर तक पहुंचेंगे, क्या तैयारी की जरूरत है और क्या सरकार आपको लगता है उस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ रही है, कितनी बड़े का मास ड्राइव की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि सबको वैक्सीन पहुंचाने से पहले हमें कुछ और सोच करनी चाहिए थी जो नहीं है, तो मैं उसकी भी बात करना चाहूंगी। वैक्सीन हम दे रहे हैं सब लोगों को जो अभी उनको बीमारी नहीं है, वो स्वस्थ है, ऐसों को ही वैक्सीन दिया जाता है। तो स्वस्थ लोगों को जो भी हम सरकारी कार्यक्रम के तहत दे रहे हैं वो सबसे पहले एकदम सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। अभी हमारे पास पर्याप्त वैज्ञानिक तौर पे ये विश्वास नहीं है पब्लिक हेल्थ के तौर पे कि ये वैक्सीन जो अभी उपलब्ध हैं वो सब लंबे समय में और कुछ तो छोटे अरसे में भी सुरक्षित रहेंगी कि नहीं, ये हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। उनकी कितना इफेक्टिवनेस होगी वो भी पूरे तौर पे, पूरे विश्वास से हम नहीं कह सकते। तो अभी जरूरत थी क्या कि अभी हम वैक्सीनेशन इतनी तेजी से कर दें? मेरे जैसे कई पब्लिक हेल्थ वाले लोगों को लगता है कि ये थोड़ा जल्दबाजी से किया जा रहा है। इतनी जल्दबाजी की जरूरत है? अभी तो हमारे कोविड के आंकड़े सब नीचे जा रहे हैं, सब पूरा ग्राफ सरकारी भी दिखा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में ही है कैसे ग्राफ एकदम नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी जल्दबाजी क्या है वैक्सीन की? अगर हम थोड़ा इंतजार कर लें, पक्का हो जाए, विश्वास हो कि ये कारगर भी कदम है और सुरक्षित भी है, तब लोगों को दिया जाता तो मेरी नजर में बेहतर होता। दूसरा आपका सवाल था कि इसको देने जाने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और वो कितने कारगर होंगे। पहले कदम दिया जा रहा है वो तो स्वास्थ्य कर्मियों को ही दिया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत
लॉजिस्टिक्स तौर पे, मतलब कार्यान्वयन करने के तौर पे नहीं आएगी। स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से ही जो हेजिटेंसी शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि उन्हीं को उसमें एक हिस्सा है जो नहीं लेना चाह रहा वैक्सीन, क्योंकि उनको जो मैं बता रही हूं कि विश्वास नहीं है उसकी सुरक्षा और इफेक्टिवनेस का, वो उनके मन में भी है, इसलिए कुछ उसमें से नहीं ले रहे हैं। तो ये एक समस्या आ सकती है कि लोगों का पूरा विश्वास ना होना इस वैक्सीन पे, जो वैक्सीन अभी दी जा रही है। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से तो लगातार क्लेरिफिकेशन आ रहे हैं कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है और इसके बारे में कोई शंका लोगों को नहीं रखनी चाहिए। जी, ये बात तो कही जा रही है, मगर जैसा मैंने कहा अभी पर्याप्त पब्लिक हेल्थ की नजर से पर्याप्त डेटा हमारे पास है नहीं ये बात को एकदम जोरदार ढंग से पक्के तौर पे कह पाने की। जी, अब बजट की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इस बजट से कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश में, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट या मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, उसमें कोई कमी आएगी? आपको ऐसा लगता है इस दिशा में कोई देखिए इस काम बार जो हो रहा है, इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जी, एक तो जो पिछला साल गया उस पे WHO और यूनिसेफ के ही एस्टिमेट्स हैं जी, हाँ, कि इस साल में क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से, इसलिए बहुत सारी जो डिलीवरीज हुई हैं वो अस्पताल में ना होके, हेल्थ सेंटर में ना होके, जो लगभग काफी बड़ा हिस्सा वही होता था, वो इस बार फिर वापस घर में ही हुआ है। और उनको जो इलाज की और सहायता की जरूरत थी, जो हो सकता था कि उसमें से कुछ ऐसे हों जिनको मेडिकल सर्विसेज की जरूरत थी और उनको नहीं मिले, तो मातृ मृत्यु दर पिछले साल में बढ़ी हो सकती है। ऐसे ही इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और बच्चों के लिए इलाज की सेवाएं भी कहीं बाधित हुई और इसलिए वहां भी मृत्यु दर बढ़ सकती है। तीसरा, पोषण भी कम हुआ, लोगों की आजीविका खत्म हो गई और इसलिए कितना पोषण हुआ, कितना खाना पीना कम हुआ, ये लाजमी है कि वो भी कम हो गया होगा। और इसलिए पोषण कम होना, इलाज ना मिलना, डिलीवरीज घर पे होना और जिनको चाहिए थी, जरूरत थी इलाज की, ना मिलना, इस सब से पिछले साल में IMR और MMR बढ़ने की आशंका है। अब जब आगे हम देखते हैं कि उसके लिए आगे क्या किया जा रहा है, तो इस बजट में जैसा मैंने कहा इंटेंट तो दिख रही है कि सरकारी सेवाएं की बढ़ोतरी होगी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को भी ज्यादा सपोर्ट दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम मान सकते हैं कि जब ऐसा होगा कारगर ढंग से, तब इनमें और बेहतरी होगी। ये आंकड़े और हमको बेहतर होते दिखेंगे, कम होते दिखेंगे। जी, हम अगर अपने सरकारी अस्पतालों की बात करें तो डॉक्टरों की या ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ की बेड्स की भारी कमी की बात होती है। टोटल जो 11,628 लोग हैं उनके पीछे एक डॉक्टर होता है और 1,843 लोगों के पीछे एक बेड होता है। और दुनिया के जो विकसित हैं, यहाँ तक कि कई विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है। अस्पतालों में हम देखते हैं कि भीड़ लगी रहती है, आप जाने से भी घबराते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस मौजूदा बजट से स्थिति में कोई बदलाव लाया जा सकता है? जैसा मैंने कहा कि उसके लिए तो जो मैंने पहले आंकड़े बताए हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के, कि उसके लिए तो हमें सब सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और उसके बीच के जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उन सब को बहुत बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं और NHM उसका एक जरिया था और अभी भी है, क्योंकि वो कार्यक्रम उसको अब उम्मीद करें कि आगे उसको और बढ़ाया जाएगा। और अगले सालों के बजट से अगर बढ़ता हुआ नजर आएगा
3% तक पहुंचे जीडीपी का और फिर उससे आगे और बढ़ाया जाए, 6% तक लाया जाए, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो सरकार सेवाएं, मेडिकल सेवाएं कम से कम न्यूनतम सबको मिलनी चाहिए, वो मिल सकेंगी। जी। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हेल्थ जो है कई देशों में एक बड़ा पॉलिटिकल इशू भी होता है। लोग टैक्स पेयर्स जो हैं, जो आम जनता है, वो कहती है कि हम दे रहे हैं सरकार को इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिससे सरकारें चलती हैं, तो सरकार हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं दे सकती। हम अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो अपने पड़ोसी देश, ये भी कहा जाता है श्रीलंका, बांग्लादेश से भी पीछे हैं हम। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा इशू होना चाहिए देश में, अगर जो हमारे हमसे वोट मांगने आते हैं जब कैंडिडेट्स, तो हमें उनसे ये भी डिमांड करनी चाहिए कि वो क्या वाकई हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं हेल्थ फैसिलिटीज में, जो हम उन्हें वोट करें, जो हम उन्हें चुने। तो आपको क्या लगता है कि भारत में क्यों ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? मेरी नजर में तो ये बिल्कुल एक सेंट्रल इशू होना चाहिए, क्योंकि और स्वास्थ्य सेवाएं होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये कि जैसा इस बजट में किया गया कि पानी और सैनिटेशन का, ऐसे ही अपनी आबोहवा को इम्प्रूव करने का, जिसका भी इसमें हवाला है। मगर केवल वो ही नहीं, आजीविका अपने आप में एक स्वास्थ्य का मुद्दा है। आपकी इंडस्ट्री कैसी हो कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। और उससे हमारा पानी और आबोहवा जो खराब हो रहा है वो कैसे ना हो, ये सब सवाल हमको नागरिकों के तौर पे पूछना बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए क्या क्या सरकार कर रही है वो जवाबदेह होनी चाहिए। और उसके लिए हमारे इलेक्शन का जरिया एक हमारा किसी भी लोकतंत्र में वो हमारा एक औजार है। तो इसलिए उसमें को महत्व देना तो केंद्रीय बिंदु होना ही चाहिए। हम जब सस्टेनेबिलिटी की बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें फिर स्वास्थ्य, चाहे वो पर्यावरण का हो चाहे इंसान का हो, वो हमें मिला के देख के ही, उनको केंद्र में रख के ही बाकी सब चीजों का नियोजन भी होना चाहिए। और इस नजर से अगर हम अपना प्लानिंग प्रोसेस देखें, अपनी जो योजनाएं हम ला रहे हैं आगे देखें, तो उसमें हम स्वास्थ्यकर होने के बजाय हानिकारक होने का ही दिशा अभी भी देख रहे हैं। इसके लिए हमें एज नागरिक कितना हम इस पे खुद तवज्जो दें और उसके लिए जवाबदेही मांगे, ये हम पे भी निर्भर करेगा। आज के समय में हो ये गया है कि ऐसा लगता है कि नागरिक उदासीन हो गए हैं कि सरकारी सेवाएं हमें कुछ कारगर दे पाएंगी, इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मुड़ते हैं। और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ एक जो हमारा बड़ा महत्वपूर्ण हमारे पास स्वास्थ्य के लिए हमारे परंपरागत तरीके हैं, उस पे भी लोग निर्भर रहते हैं। और इसलिए उनकी तरफ जाके ये मांग को वो कुंद करके जो मिलना जरूरी लगता है उनको, वो या परंपरागत तौर के तरीकों से करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो पूरा कैसे सुनियोजित ढंग से जोड़ा जाए, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को बढ़ाना का बजट बढ़ाना बहुत ही अच्छा कदम है, मगर साथ साथ बाकरी भी बढ़ना चाहिए था। इनको कैसे इकट्ठे करें, और जो लोग घरेलू इलाज और स्थानीय संसाधनों से अपना इलाज करते हैं, जो एक बड़ा हिस्सा करता है, उसको भी हम कैसे एक सुनियोजित ढंग से उस पे भी रिसर्च कराएं, उसको भी आगे बढ़ाएं। ये सब तरीके हो सकते हैं जो बजट को कम रखते हुए भी कारगर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिल सकेंगी। मगर इसके हमें स्वास्थ्य व्यवस्था पे रिसर्च करने की बहुत जरूरत है। और इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाएं, उसका अपना एक अलग विज्ञान है पूरा। उसका एक आईसीएमआर में पूरा डिपार्टमेंट भी है। उसको कैसे आगे ज्यादा बजट भी मिले, ज्यादा ध्यान उसके जो रिसर्च आते हैं उस पर दिया जाए, ये मेरी नजर में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि हम कॉस्ट इफेक्टिव ढंग से अपनी व्यवस्था को कैसे गढ़ते हैं। हमें उस व्यवस्था की तरफ ही नहीं देखने की जरूरत
जो विदेशी अमीर देशों की हैं, उनका तो अगर हम बिल्कुल। तो जो सबसे बेहतर माना जाता है वो यूके का नेशनल हेल्थ सर्विस है। पूरी जी। तरह सरकारी पैसे से चलती है और सबको मुहैया होती है। वो हमसे करीब 50 गुना प्रति व्यक्ति खर्च करते हैं और बाकी नॉर्वे जैसे देश, स्वीडन जैसे देश तो लगभग 100 गुना। हम तो दोगुना करने में ही हमको मुश्किल हो रहा है, तो हम 50 और जी। 100 गुना सपना भी नहीं देख सकते इस वक़्त। जिसका जी। ये मतलब है क्या कि हम कोई स्वास्थ्य व्यवस्था बनाएँगे नहीं, हम उससे मुँह मोड़ लेंगे और उसमें जी। केवल पानी और स्वच्छता के नाम पे कहेंगे कि हम स्वास्थ्य कर रहे हैं। ये तो हमारा पॉलिसी के तहत अपनी ज़िम्मेवारी कि हम एक कारगर स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था जब लोग बीमार हैं, तो उससे निजात पाने के लिए और बीमार ना पड़ें उसके लिए क्या-क्या करने की ज़रूरत है, वैसी व्यवस्था बनाना सरकार की ज़िम्मेवारी है। उससे अपनी को मुँह मोड़ना है और उसको ढाँपने के लिए आप पानी और स्वच्छता को एक ही बजट में डाल दें। ऐसा जी। अगर करना ये है कहाँ की तो सही बात है। बहुत दुखदाई चीज़ है। जी। तो जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको सरकार को दुरुस्त करना चाहिए और चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उस लेवल पर तैयारी करनी चाहिए, उन्हें बढ़ाना चाहिए, डॉक्टर्स की संख्या, बेड्स की संख्या, पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ानी चाहिए। जो आम लोग हैं उनका आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्च होता है, उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कई बातों पर आपने इस चर्चा के दौरान बात की कि वाटर और सैनिटेशन को पहली बार देखा गया है कि उसको ऐड कर दिया गया है हेल्थ बजट में। जो आयुष है या फिर जो हेल्थ रिसर्च है उसका 3 से 4% का ही कंपोनेंट होता है पूरे हेल्थ बजट में, तो वो एक छोटा हिस्सा है। बाकी जो है कोविड पर फाइनेंस कमीशन की तरफ से एक बड़ा वन टाइम एक्सपेंडिचर है जो कि इसी साल के लिए है। तो वो वैक्सीनेशन के लिए है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो बताया जा रहा है कि इतना बढ़ गया, 137% बढ़ गया, ऐसा है नहीं। ये सब आंकड़ों की बातें हैं। आप 2-3 यहाँ वाटर सैनिटेशन को मिला दिया आपने और कई चीजों को मिला दिया, तो जो बजट डॉक्यूमेंट में जो फिगर्स बता रही हैं वो कुछ और हैं। तो सरकार को वाकई पब्लिक हेल्थ का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे में बातें की गई कि जो 2.5 से 3% है वो जीडीपी का करने की जरूरत है। रेगुलेशन लाने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट हेल्थ केयर जो सेक्टर है उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। तो कई बातों पर इस कार्यक्रम के दौरान चर्चा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ऋतुप्रिया, आपने इस कार्यक्रम में हमसे बातचीत की और हमारे दर्शकों को जो हेल्थ बजट से रूबरू कराया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।